शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं अंजुश्री आपके अपनी चैनल शिव शक्ति में आपका स्वागत करती हूँ। सर्वे जना नमो नमः। कैसे हो दोस्तों? आज मैं संस्कृत व्याकरण के साथ उपस्थित हुई हूँ। संस्कृत जो व्याकरण है उसके अंतर्गत जो वर्ण और वर्णमाला थी पहले एपिसोड में मैं बता चुकी हूँ। अब मैं आपको उसके स्वर और व्यंजन जो वर्ण के जो दो भेद होते हैं उनके बारे में बताऊंगी। स्वर जो है ये स्वतो रचते इति स्वरः। संस्कृतस्य स्वराः त्रयोदशः सन्ति। संस्कृते स्वराणां सहायता बिना शब्द रचना न भवति। अने संस्कृत में स्वरों में स्वर जो है वो 13 होते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण हम स्वतंत्र होता है, जिनके बोलने के लिए अन्य किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, वे स्वर कहलाते हैं। हम जो उच्चारण करते हैं उस समय हमारे मुंह से वायु बिना किसी बाधा के जब बाहर निकलती है उसे स्वर कहते हैं। और भाषा के उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या लेखन के आधार पर 13 है। उनको हम 3 भागों में विभाजित करेंगे। सबसे पहला होता है हास्य स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है संयुक्त स्वर। दोस्तों, हास्य स्वर वो है कि जिसको बोलते समय हमको जो रहता है वो कम से कम लगे, वो हास्य स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, ई, उ, र। अब और दूसरा है हमारा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर वो होता है जिसमें हास्य स्वर में जो समय लगता है उसका दुगना यानी डबल समय लगता हो, बोलने में लंबा हो, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। तो इसके अंतर्गत आएगा दोस्तों आ, ई, उ, र। अब तीसरा है हमारा संयुक्त स्वर। अब संयुक्त स्वर वो होते हैं जिसके अंतर्गत हमारे ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर दोनों का जो समय रहता है उसमें दोनों के समय में संयुक्त स्वर रहते हैं, उसे हम संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे ए, ओ, औ। अब सर जो यह स्वर है सर उसे हम अच कहते हैं। संस्कृत भाषा में स्वर को अच भी कहते हैं। अच से तात्पर्य क्या है कि जो माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत उन्होंने पाणि जी ने 9 सूत्र बताए हैं, 9 वर्ण बताए हैं। वैसे तो दोस्तों हमारे इसमें हम 13 स्वर पढ़ते हैं, रहते कि हमारे संस्कृत भाषा में 13 स्वर है। लेकिन जो पाणि जी है उन्होंने व्याकरण जो बनाई थी उसके अंतर्गत उन्होंने माहेश्वर सूत्र की जो रचना की थी उनके अंदर उन्होंने 9 सूत्र बताए। 9 सूत्र कैसे आए? जब पाणि जी ने तपस्या की थी और भगवान शंकर को उन्होंने प्रसन्न किया था, और प्रसन्न होकर जब शंकर जी ने उनके सामने 9 बार डमरू बजाए, और 9 बार जब डमरू बजाने से उसके अंतर्गत अंदर से जो ध्वनि निकली, जो उसके अंदर से स्वर निकलते गए, वही पाणि जी ने स्वर का रूप उनको दिया और हमको उन्होंने माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत वो सूत्र में अंतर्गत बताए हैं। अब जैसे उसके अंतर्गत उन्होंने सूत्र में क्या बनाया, उन्होंने सूर्य माहेश्वर सूत्र को उन्होंने 14 सूत्रों के अंतर्गत जो 4000 जो उनके हमारे इसमें श्लोक वगैरह बने हुए थे उनको उन्होंने 14 सूत्रों के अंतर्गत उसको पूरे संक्षिप्त रूप में बना दिया। और 14 सूत्रों में भी उन्होंने 42 प्रत्याहार बनाए हैं। दोस्तों, इसको हम शिव सूत्राणी भी कहते हैं। जैसे अब क्या है, आ से लेके उन्होंने जो च तक का जो हम जैसे अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्वर को हम अच कहते हैं। तो अच से तात्पर्य होता है अ से लेके च तक के जो शब्द होते हैं उनके अंतर्गत जैसे हम अच बोलेंगे तो हमारे दिमाग में वो पूर्ण रूप से ज्ञात हो जाएगा कि अच का तात्पर्य यहाँ पर है, स्वर है ये। तो इसके अंतर्गत आते हैं अ, र, ल, व, ए, ओ, ड़, ए, ओ, च। तब इसमें इन्होंने शब्द क्या किया है कि जो न, क और ड और च ये शब्द 4 थे 13 में से, वो हटा दिए और अ, ई, उ, र, ल, ए, ओ, ए, औ ये शब्द लेके और उन्होंने अच कर दिया। मतलब अच शब्द बोला और हमारे अंतर आंखों के सामने इस स्वर के शब्द अपने आप पूरे के पूरे आ जाते हैं। और बाद के इन्होंने जो माहेश्वर सूत्र में जो उन्होंने 14 सूत्र बनाए हैं, तो उसमें दोस्तों ये जो आगे के जो 4 हैं ये हमारे जो सूत्र हैं ये तो हमारे आ गए स्वर में, और जो 10 सूत्र बचते हैं वो हमारे आ गए व्यंजन में। और जो व्यंजन है
उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन को हम हल भी कहते हैं। व्यंजन जो है उसे हम हल भी कहते हैं। हल से तात्पर्य यहाँ पर है। अब मैं आपको व्यंजन के बारे में बताती हूँ कि व्यंजन संस्कृतस्य व्यंजनाः त्रयत्रिंशतः सन्ति। स्वरः अनुपयोजते इति व्यंजनम, अनुयोजते इति व्यंजनम, यानी जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन वर्ण की जो है वो स्वर की सहायता से ही बोल सकते हैं। जैसा कि दोस्तों क, अब क में आप देख रहे हो क लास्ट में उच्चारण हमारा क्या आ रहा है? अ, यानी क, तो क जमा अ बराबर क। और संस्कृत में जब क लिखते हैं तो उसके नीचे हलंत लगता है, किंतु जब हम उसके साथ में उसको अ का और साथ में उसको शब्द लिखते हैं तो वो बन जाता है फिर सिंपल क। तो यहाँ पर इनकी सहायता कौन सी लगी? क हमारा क्या है? व्यंजन है। अ क्या है? स्वर है। तो हम जब अ को बोलते हैं तो इसके साथ में कोई ऐसा शब्द नहीं रहता है, लेकिन क बोला तो क में आखिरी उच्चारण हमें क्या सुनाई दे रहा था? अ। तो इसका मतलब यहाँ पर यही हो गया कि जब भी व्यंजन बोलेंगे उसके साथ में हमको स्वर की सहायता लेनी ही पड़ेगी। और इसीलिए इनको हमने व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। जैसे कि 3 भाग में कौन कौन सा है? पहला स्पर्श, दूसरा अंतस्थ और तीसरा ऊष्म। अब पहला जो है स्पर्श, तो स्पर्श जो है वो व्यंजन 5 भागों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन को 5 भागों में बांटा गया है। अब इसको कैसे बांटा गया है कि जिन वर्णों के उच्चारण में वायु कंठ से निकलकर मुंह के किसी भाग का स्पर्श करती हुई जब वो बाहर निकलती है उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो इसका पहला वर्ग आता है क वर्ग। दोस्तों क वर्ग जो कंठ से निकलता है, और कंठ से निकलता है तो इसमें आप देखिए क, ख, ग, घ, ड़। और दूसरा इसका वर्ग इन्होंने बांटा है च वर्ग, जो हमारे तालु से बोला जाता है, जिसमें है च, छ, ज, झ, ण। अब तीसरा वर्ग आएगा इसका मूर्धा, ट, ढ, ढ़, ढ, न। तीसरा आएगा इसका चौथा आएगा इसका त वर्ग, जो हमारे दांत और जीभ से मिलकर बनता है, जैसे त, थ, थ, द, ध, न। और पांचवा इसका वर्ग रहेगा वो प वर्ग रहेगा, जो हम सिर्फ ओष्ठ यानी होठ से मिलकर बोलेंगे, जैसा प, फ, ब, भ, म। अब ये हो गया सर स्वर अपने जो व्यंजन हो गए। अब दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ का अर्थ होता है स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित में इनके जो उच्चारण जीभ और तालु, दांत और ओठों के आने से होता है, किंतु श्वास में रुकावट कम होती है। वे जो शब्द वो व्यंजन रहते हैं वर्ण, वो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, जैसे य, र, ल, व। ये 4 शब्द जो है वो आपके व्यंजन में हो गए। अब तीसरा है दोस्तों ऊष्म व्यंजन। अब आपको इसके नाम से ही पता चल जाता है, ऊष्म मतलब कोई चीज तीखापन, गरम लगना। जब हम कोई भी चीज खाते हैं, मिर्ची जैसी चीज खाते हैं या गरम करते हैं, तो अपने आप सी सी की आवाज अपने मुंह से निकलती है। मिर्ची खाने से ध्वनि एक अलग ही प्रकार की हमारी रगड़ खाकर मुंह से बाहर निकलती है, उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इस ऊष्म व्यंजन के अंदर आएगा श, श, स, ह, यानी 4 शब्द। ये जो है ये ऊष्म व्यंजन कहलाएंगे। और अयोगवाह आपको मैं पहले वाले एपिसोड में बता ही चुकी थी कि एक अनुस्वर है, दूसरा विसर्ग है, और ये दोनों जो जिनको चिन्ह है वो न स्वर में आते हैं और व्यंजन में आते हैं। इनको हम सिर्फ चिन्हों के द्वारा ही प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों आप लोगों को अगर ये मेरा एपिसोड अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं आप करते हैं और उसकी घंटी भी बजाइए, ताकि ये जो मैं बनाती हूँ एपिसोड वो आपके पास तुरंत पहुँच जाए। और मैं अगला एपिसोड अभी जो बनाऊंगी उसमें संयुक्त वर्ण, शब्द निर्माण और वर्ण विच्छेद भी बताऊंगी। इति शुभम।